नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या राजनीतिक दलों का दूसरी पार्टियों से नेताओं कार्यकर्ताओं को लेना, उनको शामिल करना गलत है, अनैतिक है, या इस तरह से पार्टी अपना नुकसान करती है? अक्सर बात होती है जब कांग्रेस से भाजपा कुछ लोगों को लेती है, अपनी पार्टी में शामिल करती है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या फिर आम नेता और कार्यकर्ता हों, तो ये कहा जाता है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। इसी तरह से अभी तृणमूल कांग्रेस से और दूसरे दलों से लोगों को ले रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये उधार के पैसे से जो है वो कंपनी चलाने जैसा है कि उधार के लोगों को लेकर इससे कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी या उसका जनाधार जो है वो बढ़ने वाला नहीं। मुद्दा क्या है असल में, इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि क्या पार्टियों को ऐसा करना चाहिए, या पार्टियां, बल्कि ये ज़्यादा सही सवाल होगा कि क्या पार्टियां ये करती क्यों हैं, इस तरह का काम करना उनकी मजबूरी क्यों है। एक उदाहरण देता हूं त्रिपुरा का। त्रिपुरा में अभी जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। बीजेपी 334 सीटों में से 329 सीटें जीत गई। उसको 59% यानी 59% वोट मिले। त्रिपुरा बीजेपी के लिए नया राज्य है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो 2018 में उसकी पहली बार सरकार बनी। उससे पहले वो विपक्षी दल की हैसियत में भी नहीं थे, बल्कि उसकी गिनती भी नहीं होती थी किसी भी दल के रूप में। त्रिपुरा में चुनाव लड़ती थी, कुछ होता नहीं था, तो ज़्यादातर उनके उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो जाती थी। 2018 के चुनाव से पहले पार्टी ने सीपीएम और कांग्रेस और तृणमूल से भी लोगों को शामिल कराया बीजेपी में, और पार्टी की सरकार बन गई। सरकार चल रही है, लेकिन पिछले 6-8 महीने से जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा था कि उनको हटाया जाए, बदला जाए। उनकी कामकाज की शैली जो है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। विधायकों का एक दल दिल्ली आया, दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मिला, उनको अपनी समस्या बताई। एक समय लगने लगा कि शायद पार्टी जो है मुख्यमंत्री बदल दे त्रिपुरा में, और वो दौर था जब बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही थी। गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे, तो लग रहा था कि अब अगला नंबर जो है वो विप्लव देव का हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और विप्लव देव और पार्टी की पकड़ है, ये साबित हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव से। ये इसलिए कह रहा हूँ कि दो डिसिडेंट नेता, असंतुष्ट नेता, जो मूलतः भाजपा से नहीं है, कांग्रेस से आए हुए, उन दोनों ने कोशिश की कि बीजेपी चुनाव ये हार जाए, और ये विप्लव देव के खिलाफ जो अभियान चला उसमें सबसे आगे ये लोग थे। और ये दो नेता हैं, सुदीप देव बर्मन और आशीष साहा। आशीष साहा ने तो जो मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है वेस्टर्न अगरतला, वहाँ उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की, बीजेपी के उम्मीदवारों को। बल्कि उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम से बात की कि आप अपने उम्मीदवार हटा लीजिए तो तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाएगा। अब ये किसी भी पार्टी के लिए जो है ये चिंता की बात हो सकती थी, अनुशासनहीनता का मुद्दा हो सकता था। इसी तरह से सुदीप राय बर्मन का, उन्होंने भी जो है अपने ही विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवारों को, स्थानीय निकाय के हराने की कोशिश की। और ये सब कुछ पार्टी को, संगठन को, सबको पता है। फिर भी जब पूछा गया, जो संगठन मंत्री हैं त्रिपुरा और असम के संयुक्त रूप से, फणींद्र नाथ शर्मा, उनसे पूछा गया तो बोले कि ये दोनों अतीत की बात हो गए, इनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। आप इतने गाजे बाजे से ले आए, वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, फिर भी आप निकाल नहीं रहे हैं। तो इससे मेरे मन में सवाल उठा कि ऐसे लोगों को लाने का फ़ायदा क्या होता है। ऐसे लोगों को पार्टी कोई भी पार्टी, बीजेपी की नहीं, दूसरी भी कोई पार्टी लेती है, लाती, और चुनाव के समय ये खूब होता है। तो ऐसा क्यों करती है? देखिए, दरअसल आप किसी भी संगठन की, वो राजनीतिक संगठन हो, दूसरा गैर राजनीतिक संगठन हो, यहाँ तक कि कॉरपोरेट हाउस हो, कंपनियाँ हो, व्यवसाय हो, वहाँ दो तरह की ग्रोथ होती है। ये मैं बार बार कहता हूँ, दो तरह से ग्रोथ हो सकती है। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जो स्वाभाविक है, जो पार्टी का आप कार्यकर्ता जो है वो रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन विचारधारा में अपनी जो है उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, और धीरे धीरे वो ऊपर उठते हैं। दूसरा ये होता है कि दूसरी पार्टी से जो स्थापित लोग हैं, जिनका अपना जनाधार है, जिनकी अपनी पहचान है, उनको ले आइए। अब
सवाल ये होता है कि किस तरह के लोगों को ले आइए और किस तरह के लोगों को मत लाइए, इसका आधार क्या होना चाहिए। तो देखिए, आधार इसका बनता है, अगर कैडर वाली पार्टी है तो उसमें दूसरी तरह के आधार बनते हैं। अगर कोई कैडर वाली पार्टी नहीं है, जो किसी विचारधारा के अनुसार नहीं चलती, तो उसमें दूसरे मानक बनते हैं। तो बीजेपी की जो बात होती है 2014 से 2021 में है हम, इन 7 सालों में ये जो परिवर्तन आया है, कायाकल्प हुआ है बीजेपी का, वो कैसे हुआ? कैसे ऐसा हुआ कि 1951-52 से जो पार्टी चल रही थी, उसकी जैसी ग्रोथ हो रही थी, उसकी तुलना में इन 7 सालों में बहुत तेज़ ग्रोथ हुई, बहुत तेज़ विकास हुआ, उसका विस्तार हुआ, जनाधार बढ़ा। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लूक था कि एक बार कुछ हो गया, ये स्थायी जनाधार बन रहा है। तो मुझे एक बात पता चली, जब 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित शाह, तो उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में ये देखा गया कि लगभग 362 या 365 ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, या है तो इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई महत्व नहीं है होने ना होने के बीच। अब पार्टी के सामने समस्या ये थी कि क्या इनको छोड़ दें, जहां हैं वहीं मजबूती बढ़ाने की कोशिश करें, जो पिछले 60-65 सालों से हो रहा था, और जो जहां कमज़ोर है उसको इग्नोर कर दें, छोड़ दें, क्यों शक्ति लगाएं। तो ये हुआ कि नहीं, इस तरह से तो फिर विस्तार हो ही नहीं पाएगा पार्टी का। पार्टी जहां है, जिन क्षेत्रों में है और मजबूती से है, वहीं मजबूत कमज़ोर होती रहेगी, वही कमज़ोर हो जाएगी तो फिर मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और मजबूत हो जाएगी तो निश्चिंत हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा इस टर्म का कि अमित शाह ने पहली बार एक कमेटी बनाई, जिसकी चर्चा कभी हुई नहीं बाहर, और वो कमेटी बनाई पोचिंग कमेटी। दूसरे दलों से लोगों को तोड़ कर लाना है। उसके पीछे सोच क्या थी? उसके पीछे सोच ये थी कि एक कार्यकर्ता या नेता को बनाने में 15 से 20 साल लगते हैं, तो या तो हम जिन इलाकों में नहीं हैं वहाँ 15-20 साल तक काम करें, मेहनत करें, उसके बाद उम्मीद करें कि वहाँ हमारा कुछ आधार बनेगा। दूसरा तरीका, जिसको मैं कहता हूँ इनऑर्गेनिक तरीका, जिसमें आप, जैसे कंपनियों में होता है, मर्जर होता है, कंपनी का स्वाभाविक विस्तार है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, नई यूनिट लगाएं, उस तरह से विस्तार करें, बजाय इसके कि एक छोटी कंपनी खरीद ली आपने, आपकी कंपनी बड़ी हो गई। उसी तरह से राजनीतिक दलों में या किसी भी संगठन, मर्जर जो है वो आपके संगठन को व्यापक बनाता है, आपका जनाधार बढ़ाता है। तो जब ये पोचिंग कमेटी बनी तो सवाल था कि क्या जो भी आना चाहे या जिसको भी लाना चाहे ले आए? तो ये हुआ कि नहीं, 2 मुख्य क्राइटेरिया बने, और बहुत सी चीज़ों के अलावा 2 मुख्य बात कि एक, उसके राजनीतिक जीवन का कम से कम 50% हिस्सा ऐसा हो जो राजनीति करते हैं, जिन विषयों पर बोलते हैं, जिनके बारे में राय रखते हैं, उसमें भाजपा की विचारधारा से साम्य हो, उसके आसपास हो, एकदम प्रतिकूल विचारधारा वाला ना हो। एक क्राइटेरिया ये बनाया गया। दूसरा बनाया गया कि उसके खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक मामला ना हो। छोटे मोटे जो राजनीतिक आरोप लगते हैं, उनके उस आंदोलन में शामिल होने के कारण, इस वजह से जो मुकदमे चलते हैं, उन सबको छोड़कर कोई बड़ा आपराधिक मामला उसके खिलाफ न चल रहा हो। तो ये 2 मुख्य रूप से, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रणनीति हुई, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 बातें तय की गई। उसके बाद जो है लोगों को शामिल कराना शुरू हुआ, और आप देखिए 7 साल में पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँची है। जो पार्टी कुछ राज्यों तक उत्तर भारत के सीमित थी, जिसको हिंदी पट्टी की पार्टी कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये राष्ट्रीय पार्टी हो नहीं सकती कभी, इसका विस्तार नहीं हो सकता क्योंकि ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी की बात करती है, ये हिंदी पट्टी तक ही सीमित रहेगी, वो पार्टी आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 की पार्टी है, पश्चिम भारत में नंबर 1 की पार्टी है, उत्तर भारत में नंबर 1 की पार्टी है, दक्षिण भारत में उसका गढ़ जो है वो कर्नाटक बना हुआ है और मजबूत हुआ है। वो इसके अलावा तेलंगाना में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बाकी तमिलनाडु हो या केरल हो, वहाँ उसका कोई ज़्यादा विस्तार अभी हो नहीं पाया, हालांकि कोशिश जारी है। तो ये जो तरीका अपनाया गया, आप देखिए कितने कम समय में कितना ज़्यादा
जो है बीजेपी का विस्तार हुआ। और मैं मानता हूँ कि ये जो 2 क्राइटेरिया बनाए गए थे, उन पर खरे उतरने का अगर सबसे बड़ा कोई आइकन बना है तो वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। आप उनकी जब मंत्री थे सोनोवाल सरकार में, तब का कामकाज देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो संघ की पृष्ठभूमि से आया हो, जो स्वयं सेवक रहा हो, उसकी तुलना में ज़्यादा विचारधारा के नज़दीक नज़र आते हैं पार्टी की। और केवल बोलने के लिहाज से नहीं, ऐसा नहीं कि भाषण तक सीमित है, काम में, उनके काम में ये परिलक्षित होता है। तो ये फिर मैं त्रिपुरा पर लौट कर आऊँगा। इन 2 लोगों के खिलाफ आखिर पार्टी का कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कि पार्टी ने मान लिया कि ये जो मंथन की हमने लिया लोगों को, उसके बाद इनको जो है एक तरह की चर्निंग होती है कि कौन इसमें से टिकेगा और कौन नहीं टिक पाएगा। तो जो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कर लेगा, उससे एसिमिलेट हो जाएगा, जिसका संबंध जो है दूध और पानी जैसा हो जाएगा, वो तो रहेगा। जिसका संबंध पानी और तेल जैसा बना रहेगा, वो नहीं रह पाएगा। तो ये 2 नेता इसीलिए हैं, और पूरी उम्मीद आप मान कर चलिए कि अगले चुनाव में जो फरवरी 2023 में होने वाले हैं विधानसभा के, त्रिपुरा के, इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, इन असंतुष्टों की बात सुनने से पार्टी हाईकमान ने कभी मना नहीं किया। वो कांग्रेस कल्चर नहीं आने दिया कि कोई नेता प्रदेश का मिलने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से आया है और वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन बैठा रहे दिल्ली में और लौट जाए, मुलाकात नहीं हो। और ये रोग कांग्रेस पार्टी में नया नहीं है। मुझे याद है किस्सा इंदिरा गांधी के समय का, जब वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय नेताओं में गिनती होती थी, बड़े नेता थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो थे ही उस समय। वो मिलने के लिए आए इंदिरा गांधी से, 3 दिन तक इंतज़ार करते रहे और उसके बाद लौट गए। और उन्होंने कहा कि फिर मैं अपने से मिलने के लिए कभी नहीं हूँ। और इस क्यों लौट गए, क्यों आए थे? आए इसलिए थे कि समय लेकर आए थे, अपॉइंटमेंट मिला था तब आए। तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए, एक ही पार्टी का, और 3 दिन तक राजधानी में बैठा रहे, ये संकेत है कि पार्टी बीमारी की ओर बढ़ रही है। और गुलाम नबी आज़ाद ने अभी जो कल बात कही है, वो इस बात की पुष्टि करती है कि जो नई पीढ़ी है कांग्रेस के नेतृत्व की, उसमें ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब राजीव गांधी राजनीति में आए तो इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी और गुलाम नबी आज़ाद दोनों को बुलाया और कहा कि देखो, गुलाम नबी आज़ाद ऐसे नेता हैं जो मुझे ना बोल सकते हैं, मेरी बात को काट सकते हैं, लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो इसलिए नहीं कि उनको मेरी जो है बेइज्जती करनी है, इसलिए कि वो पार्टी के हित में है। तो इस बात का ध्यान रखना। गुलाम नबी ने आज कहा कि आज तो ना छोड़िए, सलाह देने वाले को अगर ना आपने बोल दी तो आप नोबडी हो जाएंगे पार्टी में। ये स्थिति आ गई है। तो ये कांग्रेस की स्थिति इसलिए है। ये जो फ़र्क है दोनों पार्टियों के कल्चर का, भाजपा और कांग्रेस का, ये एक को मजबूत बना रहा है, एक को कमज़ोर बना रहा है। तो इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। ये जो पार्टी के बाहर से लोग लिए जाते हैं, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की स्थिति वैसी ही थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से बड़ी संख्या में लिया भाजपा ने लोगों को, लेकिन सब नहीं टिके, लेकिन बड़ी संख्या में टिक गए। इसका मतलब जो है, सत्ता नहीं आने पर भी जो साथ बना रहे, समझिए कि वो आपके साथ रहना चाहता है। तो ये सबसे बड़ा राजनीति में टेस्ट होता है कि जब आपके पास सत्ता हो, देने के लिए सब कुछ, बहुत कुछ हो, तब जो लोग टिके रहते हैं उनके बारे में सशंकित रहना चाहिए, उन पर नज़र रहनी चाहिए। लेकिन सत्ता जाने के बाद या सत्ता न मिलने पर जो लोग साथ रहें, वो मन बनाकर आए हैं कि वो आपकी विचारधारा में यकीन करते हैं, आपके पार्टी के नेतृत्व में यकीन करते हैं, इसलिए वो बने रहेंगे। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मामला है, वो पहचान में आता है सत्ता में होने नहीं होने से, और फिर विचारधारा को लेकर। अब तृणमूल कांग्रेस की समस्या ये है, और उस तरह की तमाम क्षेत्रीय दलों की समस्या ये है कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है।
किसी तरह से सत्ता में बने रहने के अलावा और कोई उनके लिए आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। और किस आइडियोलॉजी से आ रहा है, वो किस आइडियोलॉजी का मानने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब किसी पार्टी से, वो कोई भी पार्टी हो, दूसरे दलों से वो लोगों को लेती है, तो इस नज़रिए से देखना चाहिए। ये जो एक, मैं कहता हूँ कि कई बार राजनीति के बारे में हम लोगों का एक बड़ा सिनिकल व्यू होता है कि दल बदल जो है बहुत बुरी चीज़ है। निश्चित रूप से बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, ख़ासतौर से जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं, उस पार्टी के सिंबल के कारण लोगों ने आपको वोट दिया है, और चुनाव के बाद आप पलट जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मानना कि जो जहां है स्थायी रूप से रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। पार्टी अगर रसातल की ओर जा रही है तब भी वो पार्टी का दामन थामे रहेगा, ये अव्यवहारिक बात है। ये जीवन में होता नहीं। जीवन में बदलाव, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है, बदलाव आना भी चाहिए। सवाल सिर्फ इतना होता है कि आपका मकसद क्या है। अगर सिर्फ सत्ता है तो जब तक सत्ता रहेगी तब तक साथ रहेंगे। अगर सिर्फ सत्ता नहीं है, देखिए राजनीति में जो है वो सत्ता नहीं चाहता, ये मैं नहीं मानता, किसी भी पार्टी का हो। अगर राजनीति में है तो वो सत्ता निश्चित रूप से चाहता है, लेकिन फ़र्क है सत्ता चाहने और सिर्फ सत्ता चाहने वाले का। ये फ़र्क जो है वो अच्छे और बुरे का जो है अंतर बताता है कि राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों के लिए काम करने वाले, उसके साथ खड़े रहने वालों की संख्या अब भी ठीक ठाक है, गिर रही है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब खत्म हो चुका है। इतना सिनिकल हमको नहीं होना चाहिए कि सब नष्ट हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, सब खराब है, कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, सब कुछ रसातल में जाने वाला है, अब प्रलय आने वाली है। इस तरह की नकारात्मकता से बाहर निकलना चाहिए। गुण दोष के आधार पर जो है वो तय करना चाहिए कि ये फैसला किसी पार्टी का, किसी नेता का सही है या गलत है, और गुण दोष में परिस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।